यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार जैसी व्यवस्था की बातें इसके पहले हम लोगों ने की है। तो देखा कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और व्यक्ति कैसे समूह से बंधा हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। मानव स्वभाव दार्शनिकों एवं सामाजिक विचारकों तक से जुड़े होने के साथ साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अपने विचार रखते हैं। ऐसी नहीं कि आप जहां रहते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि दूसरों के बारे में भी आप सोचते हैं। मानव, यहां पर हम यह भी देखिए कि कभी कभी आपको लगता होगा कि उसका व्यवहार उचित है, उसका व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, यह हर समाज, हर परिवेश में एक जैसा नहीं होता। परिवेश के अनुकूल, परिवेश के अनुरूप इसकी परिभाषाएं बदल जाती है। आपके समाज में जो व्यवहार अनुचित दिखता है वही दूसरे देशों में, पाश्चात्य देशों में आपको उचित दिखेगा। वहां उसे वैधता प्राप्त होती है, सामाजिकता प्राप्त होती है, लेकिन आपके यहां नहीं होती है। यह भी कह सकते हैं कि जो समाज के दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, धार्मिक विचारक होते हैं, वे अक्सर सामाजिक व्यवहारों का निरीक्षण करते रहते हैं। और यहां पर आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि आप समाजशास्त्र के छात्र हैं और समाजशास्त्र का सरोकार मानक एवं मूल्यों के प्रति है। और यह मानक एवं मूल्य उद्देश्य पर आधारित होते हैं, उनके एक आदर्श होते हैं और उसी के अनुरूप समाज में क्रियाकलाप तय की जाती है। यह भी जान लें, जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तो वो जानकारियां इकट्ठे करते हैं और परीक्षण करने के लिए उत्सुक होता है, उतावला होता है और करता है। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि वह उसके प्रति भी उत्सुक होता है जो उनके निजी पसंद के प्रतिकूल है। समाजशास्त्री जानना चाहता है कि आखिर वास्तविकता क्या है, किन कारणों से व्यवहार में बदलाव आ रहा है या यह व्यवहार है। यहां पर एक समाजशास्त्री हुए पीटर बर्जर, उन्होंने तुलना की है सामाजिक परिवेश में और वे कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष, राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफी फायदेमंद होता है। लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी होगी यदि वह उसे हथियाना चाहे। एक समाजशास्त्री काफी मायने में एक ऐसा जासूस है, उसका काम है किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, जितना कि वह कर सकता है।
देखते हैं कि आप जिस समाज के अंग होते हैं वहां किस तरह जिज्ञासाएं मनुष्य की होती है कि हम उस पर कुछ जानकारियां इकट्ठा करें। और अगर समाज शास्त्र की बुनियादी धारणाओं अवधारणाओं को देखें तो यह अपने आरंभिक काल से, जैसा कि पहले भी कहे, अगस्त कम्पटे के समय से ही यह स्वयं को कैसे समझता है, तो स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षण या दार्शनिक अनुचिंतन या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। मतलब समझे, समाजशास्त्री जहां पहुंचता है जिस बात को लेकर, तो वह एक निश्चित नियम पर आधारित होता है। वैज्ञानिकता की यह एक विशेषता होती है। यह बात आप समझ। समाजशास्त्री अपने प्रेक्षण और विश्लेषण के क्रम में एक निश्चित नियमों का पालन करते हैं। ऐसा इसलिए कि कोई अन्य भी, कोई दूसरा भी उसकी जांच कर सके। आप जानते हैं कि वैज्ञानिकता की यह कसौटी होती है, विशेषता होती है कि उसका परीक्षण कोई भी कर सकता है। और समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का परीक्षण करता है, उसमें पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रिया और नियम का कितना महत्व है, इसे भी देखा जाता है। यहां पर देखते हैं समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। हमने देखा कि समाजशास्त्रीय ज्ञान सिर्फ ईश्वर को ही नहीं मानता है और दार्शनिक परीक्षण ही नहीं करता है, बल्कि यह समान रूप से जो बौद्धिक परीक्षण है इससे भी अलग है। इसके आगे आप अध्ययन करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतीत होगा। सामान्य बौद्धिक वर्णन जब हम करते हैं तो सामान्यतः उन पर निर्भर हो जाता है, जैसे कि हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कर सकते हैं। और प्रकृतिवादी इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का व्यवहार प्राकृतिक कारणों से कैसे प्रभावित होता है। वहीं बौद्धिक परीक्षण में विचार और दार्शनिक विचार से यह अलग है। यह कोई चमत्कारिक परिणाम नहीं देता है, लेकिन कोई अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्क द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसका जिक्र करें इसके पहले हम देख लें कि जैसे कि पिछले थोड़ा देर पहले आपने सुना था गरीबी का, गरीबहीन दंपति थी और उनके बारे में आप सोचकर अनुमान लगा ले कि उनकी क्या स्थिति थी, कैसे हुई होगी। अगर प्रकृतिवादी नजरिए से इस गरीबी की व्याख्या करेंगे तो यही कहेंगे कि लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, वे काम नहीं करते हैं। अगर वे काम करते तो वे गरीब नहीं होते। वे समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, बहुत सी समस्या है तो गरीबी होगी। और परिवार का बजट उचित रूप से वे नहीं बना पाते हैं, इसमें वे अयोग्य हैं। बुद्धिमत्ता की कमी है और काम के लिए दूसरी जगह जाने से वे बचते हैं, इसीलिए वे गरीब हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम इस गरीबी का अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है और इस असमानता से लोग ज्यादा प्रभावित हैं। कैसे?
तो आपको अवसर मिलेगा तब ना आप आगे बढ़ेंगे। अगर अवसर ही आपको नहीं मिलता है तो स्वाभाविक आप पिछले रह जाएंगे। आपको शिक्षा दी जाएगी तो आप शिक्षित होंगे, तो आप नौकरी करेंगे, अच्छी सेवा पाएंगे। जिनकी कार्य की अनियमितता है, यदि उसे प्रतिदिन काम नहीं मिलेगा, उसकी मजदूरी कम है, तो समाजशास्त्री की नजर में वे गरीब ही होंगे। वे गरीब नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? अमीर। उसे काम नहीं मिलेगा, मजदूरी कम मिलेगा, तो फिर स्वाभाविक है कि वे गरीब ही बनेंगे। यहां पर कुछ असंदिग्ध संपर्क की बात की गई है, जिसके बारे में सामान्य रूप से हर कोई आकलन नहीं कर पाता है। और यह क्या होता है, सरकार भी नहीं सोच पाती है कि क्या होगा, लेकिन समाजशास्त्री वहां पर छानबीन कर पहुंचने का कोशिश करते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया गया, आप समझ सकते हैं कि वंशानुक्रम में हमारे समाज में देखें तो पितृवंशीय व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है, और इस कारण पिता के संपत्ति में पुत्र को अधिकार मिल जाता है। औरत को, महिलाओं को संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था है। औरतों को भी संपत्ति में हिस्सा मिले, उनको भी अधिकार मिले, उनको उपेक्षित नहीं किया जाए। यहां पर एक घटनाक्रम हुई थी, कारगिल की घटना आपने सुनी होगी। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारतीय सीमा में पहाड़ी प्रदेश पर आकर जम गए थे। भारतीय सेना ने फिर उनका विरोध किया, युद्ध की स्थिति बनी और उनको फिर वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हो गए, मर गए। कारगिल की घटना आपने सुनी होगी। तो कारगिल में युद्ध जब हो गई, उसके बाद निर्णय लिया गया सरकारी स्तर पर कि भारतीय सैनिकों की मृत्यु पर जो राशि मिलती है, वो क्षतिपूर्ति मिलती है, वह धनराशि उनकी जो विधवा है उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलेगा, उनकी पत्नी को। तो सरकार का यह फैसला, आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन इसके अवांछित दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका आकलन सरकार नहीं कर सकती। कैसे? बहुत सी जो विधवा हो गई थी, उसे अपने देवर से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो देवर जो उनकी उम्र से काफी छोटा था, फिर भी पारिवारिक सामाजिक दबाव के कारण अल्पवयस्क से भी उन्हें शादी करना पड़ा। जो खुद वयस्क नहीं था लड़का, उससे उस युवती का शादी करा दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उन्हें जो धनराशि मिलेगी वह इसी घर में रहे, उसकी पत्नी हो जाएगी, तो फिर वह राशि यहां रहेगा। वह इस तरह की अवांछित, इसको अवांछित परिणाम ही आप कह सकते हैं, वांछित नहीं, अवांछित परिणाम किसी अन्य सामाजिक कार्य अथवा ऐसे ही किसी शासकीय फैसले के बारे में सोच सकते हैं। और यह विचार समाजशास्त्री अच्छी तरह कर सकते हैं। समाजशास्त्र के दोनों उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधि के महत्व कब समझा जा सकता है? तभी जब हम अतीत की तरफ लौटें और सामाजिक परिस्थिति को समझें। सामाजिक दृष्टिकोण का समझना जरूरी है। आधुनिक विज्ञान में हुए विकास का
समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था।